सुधीर शर्मा जी तो कभी कांग्रेस के थे ही नहीं। पिछला ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, इससे तो अच्छा था मैं घर पर ही रहता। आपको सीएम सुक्खू ने भूमाफिया कहा है। फोटो खिंचवाए तो फोटोग्राफर किसके थे और कौन कह रहा था इधर खड़े हो जाइए उधर खड़े हो जाइए। बाकियों को एक एक पेटी मिली है, एक एक अटैची मिली है, आपको 2 अटैचियां मिली हैं। आप सुधीर शर्मा को जेल भेज देते। नेताओं को इकट्ठा करने का सरगना क्या वो आप हैं? लोगों को पूछ के बुला बुला के पूछ रहे थे इसका भी एक पॉइंट बताओ। आप कह रहे हैं कि सीएम सुक्खू ने इकट्ठा किए, उन्होंने ही तो किए, नहीं तो क्यों इकट्ठे होते। सुधीर शर्मा तो तगड़े वाले भूमाफिया। और जिस दिन हम निकालेंगे दस्तावेजों के साथ निकालेंगे। उनका करियर मैंने खत्म नहीं किया। मैं कोई भू माफिया बनने के लिए नहीं आया हूँ धर्मशाला में, और वो मेरा वोट ले जाएंगे ऐसा संभव नहीं। मैं उनका वोट ले जाऊंगा वो भी संभव नहीं। प्रतिद्वंदी मैं क्या देखूंगा, सुक्खू जी नहीं देख रहे उनको। नई विचारधारा में किस तरह से आप खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं? मैं तो डरने वाला हूँ ही नहीं। क्यों आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? क्या कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी आपके साथ है इस समय? कैसे इसको आप पार करेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में एक यहाँ पर भाजपा में व्यक्ति ऐसा है जिनका करियर ही समाप्त हो गया आपके आने से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक तरह से वीरभद्र सिंह जी के हनुमान की तरह थे? टैग तो नहीं लगा के ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री बनो। किशन कपूर जी बड़े नाराज हुए जब आपको टिकट जैसे ही मिला। कैसे ये जो पॉलिटिकल बिसात बिछाई गई है सरकार के द्वारा? अच्छा ही हुआ कि हम मंत्री भी नहीं बने। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में इस समय सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। चाहे उपचुनावों की बात करें, विधानसभा के या फिर लोकसभा चुनावों की बात करें, और यदि विधानसभा के उपचुनावों की बात की जाए तो कुछ एक ऐसी हॉट सीट है जहां पर मसला काफी गर्म है। कुछ ऐसे चेहरे हमारे बीच में हैं जो फिर से इस मैदान में हैं, और देखना यह होगा कि क्या वो इस चुनावी रण में फिर से जीत पाएंगे या फिर नहीं। आज हम पहुंचे हैं धर्मशाला, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट इस समय पर बनी हुई है, क्योंकि यहां पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर शर्मा जी मौजूद है। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपको सरगना कहा गया, बागी कहा गया, दागी कहा गया, इन सभी पॉइंट्स पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नई पार्टी आपने ज्वाइन की है, नया पटका आपने ज्वाइन किया है, और नए स्टाइल में काम किया जा रहा है, वर्किंग स्टाइल नया है, ये सब ठीक है। नई विचारधारा में किस तरह से आप खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं? क्या अनुभूति हो रही है भारतीय जनता पार्टी में आकर? देखिए, ये स्वेच्छा से शामिल हुए और बहुत अच्छा लग रहा है जी। ऐसा मैंने भी कल्पना ऐसी नहीं की थी कि इस तरह से मुझे खुले मन से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़ा कार्यकर्ता जो है वो अपना लेगा, और कुछ भी भिन्न नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम जिस विचारधारा को छोड़ के आए जी, और जो विचारधारा वो थी किसी समय में, अब तो वो कांग्रेस रही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा काम जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रहित में हो रहा है। आज भारत की अलग पहचान पूरे विश्व में बनी है जी। तो वो ये है कि यथाशक्ति जो अपना योगदान दे पाएंगे, तो उसी प्रयास के चलते ये सब हुआ है। विचारों में बदलाव आया सर? किस तरह से सोचने के नजरिए में बदलाव आया? नहीं, सोचने का नजरिया ऐसा ही था, चाहे मैं उधर भी था तो सोचने का नजरिया मेरा वही है। कोई व्यक्तित्व में बदलाव नहीं, कोई सोचने में बदलाव नहीं जी। लेकिन ये जरूर है कि जो संगठनात्मक ढांचा है जी। और जिस तरह से कार्यकर्ता काम करता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ कि जो उनके अंदर एक त्याग और समर्पण का भाव है, और पार्टी के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, वैसा मैंने किसी और दल में नहीं देखा। जी सर, धर्मशाला की जब बात होती है तो सुधीर शर्मा जी का नाम एक बड़े और सुनहरे अक्षरों में निकल करके आता है। चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो या फिर अन्य बड़ी बड़ी चीज़ों की बात हो, उसमें आपका योगदान कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन अब जनता फिर से ये यहाँ पर जानना चाह रही है, क्योंकि मंचों से तो सभी नेता बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन सुधीर शर्मा जी का क्या विजन है धर्मशाला को लेकर? आप क्या करना चाह रहे हैं? स्मार्ट सिटी बन गई है, बहुत सी समस्याएं यहाँ पर है वैसे,
लेकिन आपका पर्सनली क्या विजन है, आप क्या चाहते हैं कि धर्मशाला में क्या किया जा बस देखिए, धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहाँ है, दलाई लामा जी का ये स्थान है और यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट जो है फ्लोटिंग पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए जो आधारभूत ढांचा यहाँ का है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत मौजूदा समय में है और उसके ऊपर काम भी होगा, काम कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी कारणवश हो नहीं पाई पिछले कुछ समय में, लेकिन उसके ऊपर काम चालू है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक नया स्टेट एनएच प्रस्तावित है जो कि इस शहर के ट्रैफिक को बाहर से काट देगा, ट्रैफिक की समस्या को हल करना है और पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित करना है। नए ट्रैकिंग रूट्स यहाँ पर हैं, उनके ऊपर काम होना है। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसका इसको हब बनाना है। बहुत सारी यहाँ पर छोटी नदियाँ हैं, तो वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को लेकर के आना है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है। ये सड़क अच्छी होगी, पानी अच्छा, बिजली अच्छी, स्कूल अच्छा, कॉलेज अच्छा, लेकिन व्यक्ति अगर मानी अच्छा नहीं है तो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो चीज़ों को इस तरीके से लेकर के आएंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को भी, जिससे सीधा सीधा आर्थिकी पर भी यहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन में उसका असर पड़े और जीवन उनका खुशहाल हो। तो उसके ऊपर जो है आने वाले समय में काम करना, ऐसा मेरा सोचना है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है धर्मशाला में कुछ कमियां हैं? अगर है तो आपने उन कमियों को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सीएम सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि सुधीर शर्मा जी सिर्फ ट्रांसफ़र करवाने को फ़ोन करते थे या फालतू की चीज़ों के लिए फ़ोन करते थे, विकास के लिए कभी आपने फ़ोन नहीं किया। मुख्यमंत्री जी से पिछले 15 महीने में मेरी 3-4 बात हुई होगी, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं केवल 2 बार मिला हूँ उनको, वो भी उन्होंने खुद बुलाया और बुलाकर वो ये कहते थे कि पंडित जी आपको मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ, मेरे कंधों पर ये बहुत बोझ है कि आपको मैं बना नहीं पाया हूँ। मैंने उनको ये कहा था कि मेरे क्षेत्र के काम करते रहिए, बोझ मत रखिए। और ट्रांसफर जो करते हैं ये सबको पता है, जितने भी विधायक हैं 68 के 68, किसी भी नोट जो डीयू नोट होता है उसके ऊपर आज तक कोई आरटीआई ले ले, अप्रूव्ड के अलावा उस व्यक्ति ने कुछ लिखा हो, कोई फाइल पे मंगवाते हैं, है ना, कोई कई चीजें नोटिंग में चलती हैं, लेकिन उन्होंने सभी को अप्रूव्ड। और उससे क्या हुआ, काम जो है लोगों के 3-3, 4-4 महीने लंबित हो जाते थे। इसी वजह से तो ऐसे हालात बने प्रदेश के अंदर। आपका कहना है कि ट्रांसफर्स नहीं होते थे? कहाँ, वो तो सिर्फ कहते हैं कि मैं करता हूँ, वो खुद को खुश करने के लिए, मैं कह रहा हूँ ना, सभी को अप्रूव करते थे। लेकिन जब आगे चलते चलते जो डीलिंग हैंड है, सचिव है, डायरेक्टर है, उन्होंने जो करना है वो तो कागज के हिसाब से आगे देखेंगे कि वो जैसी है नहीं है। एक ही जगह 10-10 अप्रूव आ गए हैं, तो फैक्चुअल जो है वो सिचुएशन के ऊपर उन्होंने कभी काम किया नहीं। वो सिर्फ खुश करने की राजनीति इस तरह से करते रहे और बीच में तो ऐसे ऐसे फैसले उन्होंने लिए, महीने के आखिरी 5 दिन ये बदली करूंगा, उसके बाद कहा कि बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो कितनी ऐसी बदलियां सुधीर शर्मा ने करवाई होंगी। सबसे कम डीयू नोट अगर किसी विधायक के निकलेंगे, मेरे निकलेंगे। जब से मैं राजनीति में आया हूँ सबसे कम ट्रांसफर पोस्टिंग मैं करवाता हूँ। तो मतलब ये लांछन लग रहा था, आप लगाया? बिल्कुल, अब कहने को कुछ भी नहीं है, तो क्या कहना है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे बिना सिर पैर की। वो रिकॉर्ड निकाल के जनता के सामने रख दे, सेक्रेटरीट में तो होगा सुधीर शर्मा के कितने डीयू नोट लगे हैं, और बाकियों के भी रख दे, जनता के सामने आ जाएगा। शर्मा जी, बड़े समय के बाद आपसे मिलना हो रहा है और जहन में बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछना है। अल्टीमेटली कहाँ पर क्या लैक बीच में हो गया जो ये पूरा प्रकरण हुआ? ये क्यों आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, क्यों आपको दूसरे दल में शामिल होना पड़ा? देखिए, बहुत समय से मैं इसके ऊपर मंथन भी कर रहा था। ये रातों रात तो होता नहीं निर्णय जी। जो कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से हालत हो गई पूरे देश में, और जब वहाँ भी अपने नेताओं से हम बात करते थे जब कांग्रेस में थे, तो ऐसा रवैया हो गया था कि ध्यान नहीं देना और ऐसी स्टेटमेंट्स आ जानी वहाँ के नेतृत्व की तरफ से कि जिसका आप अपनी जनता को जवाब ही नहीं दे सकते हैं। तो पूरा
जो कांग्रेसी विचारधारा थी उसका पतन हुआ। राष्ट्र विरोधी जब बातें करने लग जाएंगे और ऐसी चीजें करने लग जाएंगे जिससे कि बिखराव समाज के अंदर आना हो, तो फिर ऐसे दल में कौन रहेगा। और हम राजनीति में कोई व्यापार करने तो आए नहीं है, तो हम तो आए थे काम करने के लिए, और कुछ नाम रह जाए जब चले जाएंगे तो लोग चलो किसी चीज से तो रिलेट करके याद रखेंगे कि हाँ वो भी थे, उन्होंने किया था, अमर तो कोई नहीं है। लेकिन जब आपके साथ ऐसा होने लगे कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचने लगे, तो स्वाभिमानी व्यक्ति फिर ऐसे चीजों से दूर खुद ही हो जाता है। तो ये उसी के चलते हुआ, और अंत में हर चीज का एक कारण तो बनता है। तो राज्यसभा चुनाव बन गया जी, और उसमें मतदान हुआ, दिखा करके मतदान हुआ है, और वो राइट था हमारा, उसको हमने एग्जीक्यूट किया। तो उसमें क्या गलत है? जी सर, हमने आपकी एक स्टेटमेंट सुनी थी जब आपने भाजपा ज्वाइन की थी। आपने कहा था कि आपने माता जी से अपने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके पिताजी की अगर हम बात करें या वीरभद्र सिंह जी की बात करें, उनका जिस तरह से बॉन्ड था, उसके बाद आपने जिस तरह से उनके साथ पूरा बॉन्ड कंटिन्यू किया, तो कांग्रेस एक अटैचमेंट में कह सकता हूं कि अच्छे तरीके से होगी। तो जब आप भाजपा में शामिल हो रहे थे तो क्या आपको पिताजी की याद या स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की याद नहीं आई उस समय पर? देखिए, उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने किया। अभी भी मेरे आप ऑफिस में देखेंगे दोनों की तस्वीरें लगी हैं। तो उन्हीं से तो राजनीति सीखी है, उन्हीं से सीखा कि किस तरह से अपना सिर ऊंचा करके उठा करके जीना है। तो उसमें कोई दो राय नहीं। और मैं गर्व से कहता हूँ अभी भी कि वीरभद्र सिंह मेरे नेता थे, मेरे दिल में हैं, हमेशा रहेंगे जब तक जिंदा हूँ। और वो भी होते तो इस निर्णय का समर्थन करते। ये वही सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो सारी जिंदगी उनके क्रिटिक रहे। वो इन्होंने यही तो, इन्हीं की राजनीतिक कमाई तो यही है। और इनका क्या योगदान है? यही है कि वीरभद्र सिंह की आलोचना करते रहे, और वहाँ पार्टी में दिल्ली में कुछ नेता बैठे जो थे वो इनको ऑक्सीजन देते रहे कि चलिए वीरभद्र सिंह के खिलाफ किसी को खड़ा रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक तरह से वीरभद्र सिंह जी के हनुमान की तरह थे और फिर आपका और सुखविंदर जी का आपस में 36 का आंकड़ा रहा हो उस वजह से? नहीं, वो तो उनका तो अनुमान था, वो सही बात है। और उसका मुझे गर्व भी है उस चीज पर। लेकिन उनकी तुलना इनसे क्या करना है? इनके साथ तो अच्छा ही हुआ कि हम मंत्री भी नहीं बने, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट लेवल और इनका जो इंटेलेक्ट लेवल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो तो हर किसी को साथ लेकर के चलते थे। घोर से घोर शत्रु जो था उसको वीरभद्र सिंह अपने साथ लेकर के चलते थे जी। उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति की नहीं, किसी को नीचा दिखाने की। हाँ, उनके खिलाफ लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं जब तक उनका राजनीतिक जितना जीवन था उसमें, लेकिन उनकी तरफ से ना उनकी ऐसी शिक्षा थी ना वो ऐसा करते थे। अंत में अगर कोई बड़े से बड़ा शत्रु जाकर भी कह देता था कि मुझसे गलती हुई, तो उसी टाइम उसको भूल भी जाते थे चीज को। तो वो कंपैरिजन करना कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके साथ नहीं बना, अच्छा ही हुआ नहीं बना मैं। कम से कम मेरा वो स्तर तो कायम रहा कि मैं वीरभद्र सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री था। ये टैग तो नहीं लगा कि ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री बनो जिसमें रोते रोते मंत्री जो है कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकलते हूँ, इस्तीफा देने बैठ जाते हूँ छोटी छोटी बात पर। परिस्थितियां ऐसी हो गई हास्यास्पद प्रदेश में इस सरकार की। तो वो इसलिए हुई ना कि भाई नेतृत्व जो है परिपक्व नहीं है, आपकी प्रशासनिक पकड़ नहीं है, आपको राजनीतिक समझ नहीं है, सिर्फ संगठनात्मक थोड़ी बहुत समझ इसलिए वो भी थी क्योंकि वही फिर बात आ गई कि आप एक बड़े व्यक्ति के विरोधी थे जिसके विरुद्ध कोई नहीं बोलता था। आपने राज्यसभा की बात यहाँ पर करी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट यहाँ पर दिया। इसके पीछे की क्या मंशा थी? क्या आप लोग नेतृत्व को हटाना चाहते थे या सरकार को हटाना चाहते थे, या क्या प्रेशर पॉलिटिक्स किस तरह का क्या उस समय पर जहन में चल रहा? प्रेशर पॉलिटिक्स कोई नहीं था। हमने मन बना लिया था कि हमको इस पार्टी में अब नहीं रहना, और जहाँ ऐसे निर्णय हैं जो बिल्कुल थोप दिए जा रहे हैं ऊपर से और आपको सुन कोई नहीं रहा, फिर या तो किसी चीज पर अमल हो, तो फिर ये निर्णय था कि भाई जिस चीज के लिए चुन कर आए थे वो तो हो नहीं रहा, तो बेहतर है कि आप अपना रास्ता कर ले, या तो राजनीति को ही छोड़कर आप घर बैठ जाए। तो जब आप सोचिए मतलब कितने बड़े मन के साथ वो फैसला किया होगा।
तो वो यही निर्णय था कि भाई अब पार्टी में रहना नहीं, कोई चाहे नेता तो भी बदल जाता तो कौन आ जाता, इसी लौट में से आता कोई ना कोई, वो भी क्या कर लेता। तो ये परिस्थितियां ही अनुकूल जो तो आपका ये मानना है कि कांग्रेस में कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं था उस समय पर कि जो आपको लगे कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना तब था ना अब है। अभी बहुत समय लगेगा किसी को तैयार होने में, वो भी अगर कांग्रेस किसी को रहने देगी तो। सर, आप अपनी बेबाकी के लिए हमेशा ही जाने जाते हैं, तभी हम आपसे जो है वो इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। धर्मशाला के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ वर्ग का स्पेसिफिक का ये कहना है कि सुधीर शर्मा जी तो कभी कांग्रेस के थे ही नहीं, जब जब कांग्रेस को उनकी ज़रूरत पड़ी तब तब उन्होंने कन्नी काट ली, वो तो हमेशा ही भाजपा की तरफ देखते थे और आज भाजपा के ही हो गए, मन से कभी वो कांग्रेस के थे ही नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये धर्मशाला के कांग्रेस ऐसा कहते हैं क्योंकि उनके तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी निकली, मेरे हर चुनाव में मेरा जो है वो विरोध करना, मेरे खिलाफ काम करना, ये तो आम जनता धर्मशाला के तेजी जिता देती थी। तो उन्होंने एक ये बनाया हुआ था कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस ही नहीं, क्योंकि मैं जब जीत जाता हूँ तो मेरा फिर ये काम करने का जो तरीका है उसमें मैं किसी को पार्टी पूछता नहीं, क्योंकि आम आदमी है उसकी छोटा सा काम है, अब उसको मैं पूछने लगूंगा, एक्सरे करने लगूंगा तो किस पार्टी का है, वोट दिया नहीं दिया, ये किया वो किया, वो छोटी चीज है। पहला कर्तव्य मेरा ये बनता है कि जो आया उसका काम कर दो आप, फिर बाद में निर्णय वो करेगा अगली बार। उसने सुधीर शर्मा को अगर वो ठीक समझता होगा तो वोट दे देगा, नहीं अच्छा लगता होगा तो नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस यहाँ थी भी नहीं, मैं आपको बताऊं। इससे पहले के अगर आप चुनावों को देखें जो धर्मशाला में मेरे आने से पहले हुए हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक 10-11 हजार का रहता था। और एक बार मैंने जब उपचुनाव नहीं लड़ा, इनकार कर दिया इन्हीं के हालातों को देखते हुए कि ये लोग फिर टिकट भी देंगे और जड़ें भी काटेंगे, तो दोनों चीजें तो नहीं चलती। तो जमानत जब त्याग कांग्रेस की हुई उस समय, तो ये इतना तो आधार है। आपका ये कहना है कि जो था वो सुधीर शर्मा जी के उस पे था, बाकी को व्यक्तिगत रूप से मैंने लोगों के अंदर अपना विश्वास अर्जित किया, वो मेरे साथ थे। अभी भी मैंने पार्टी को जब बदला तो हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अभी आज ही सुबह कुछ लोग एक पंचायत से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं वहाँ गया नहीं हूँ क्योंकि साथ ही लगती पंचायत है, तो कहते आए नहीं। मैंने कभी आ जाऊंगा यहाँ तो 5 मिनट में तो तुम्हारे पास पहुँच सकते हैं। कहते नहीं, खुद ही आ गए हैं, हमारी ज्वाइनिंग करवाइए। तो इंटरव्यू से पहले उनकी ज्वाइनिंग जो है वो हुई है, तो स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमको कोई मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब है, हमें पता है कि आप जो है वो समर्पण भाव से काम तो करते ही हैं, और कोई मैं ऐसे मन में रखता भी नहीं हूँ कि भी किसी से मैंने बदला लेना राजनीति में आकर के या किसी झगड़े में पड़ेंगे, ये उसका माध्यम तो है ही नहीं है। जी सर, सीएम सुक्खू की अगर हम बात करें, क्योंकि आपका और उनका बिल्कुल ऐसा चला हुआ है कि एक स्टेटमेंट यहाँ से आता है, एक स्टेटमेंट वहाँ से आता है। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि डिनर भी किया और फोटोज़ भी खिंचवाई, अगले दिन फिर दूसरी तरफ हो लिए, और साथ में उन्होंने कहा है कि जो सरगना थे आपको, उन्होंने कहा है आपका तो उनको अंदेशा था पहले से। क्या आपने हिंट दिए थे पहले कि हम भाजपा में जाने की तैयारी में हैं, या कुछ ऐसी थी आपकी तरफ से कि कुछ हो सकता है? एक बात बताइए, ऐसा करने से पहले क्या सुक्खू जी को कोई बताता है? क्या उनको कोई हिंट देता है ऐसा? उन्हें झूठ बोलते हैं कि डिनर किया। मैंने सिर्फ वहां पर पानी का एक गिलास पिया, सबसे पहले उस डिनर से मैं उठा हूं। ये 9 के 9 व्यक्तियों ने मेरे पास डिनर किया है। मेरे पास तो बिल भी है उस रात के डिनर का। मैं तो विली पार्क में ही रुका था, वहां आपने डिनर नहीं किया? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं किया है, ये ऐसे ही कहते हैं। और फोटो खिंचवाए तो फोटोग्राफर किसके थे, और कौन कह रहा था इधर खड़े हो जाइए उधर खड़े हो जाइए? ये नहीं का फोटोग्राफर पब्लिक रिलेशन के, हम तो फोटोग्राफर लेकर के नहीं गए थे वहाँ। और ये इतने बड़े सेलिब्रिटी थोड़ी हो गए हैं कि इनके साथ जाकर के डिनर में बोलेंगे आइए आइए फोटो खिंचाइए। हम जानते हैं कि भाई हर चीज की एक सीमा होती है, और इस तरह का करने से पहले कौन व्यक्ति होगा, हमने पहले ही तय कर लिया था कि हमको अब यहाँ जब रहना नहीं है तो डिनर नहीं करना है। तो ये एक रूप इन्होंने वो भूमिका जैसी बांधी हुई थी, एक स्क्रिप्ट जैसी तैयार की थी, इनको बुलाएंगे बिठाएंगे, और प्रयास था, सभी थे उसमें, सभी विधायकों को बुलाया था।
कि वे अगले दिन मतदान है तो शाम को आइए, उम्मीदवार से मिलिए, बैठिए। कुछ को उम्मीदवार ने अकेले में भी बुलाया सुबह, एक दो लोगों को, तो उनको ये शक था कि भाई शायद ऐसा हो रहा है। और उन्होंने मुझसे भी कहा कि मुझे पता नहीं था इस प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां, नहीं तो मैं यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ता। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं कांग्रेस के टिकट पे लड़ता ही नहीं। मुझे तो ममता जी भी बोल रही थी कि लड़ लो, मुझे तो आम आदमी भी पार्टी की भी ऑफर थी, केजरीवाल जी ने कहा ये कि चुनाव के बाद का उन पहले। अच्छा, पहले का। कमाल करते हैं, और फिर आप कांग्रेस के टिकट पे आ गए और उम्मीद कर रहे हैं हम वोट कर जाएंगे आपको। तो ऐसी उनकी सोच थी कि मुझे पता होता तो मैं किसी और पार्टी से, किसी और प्रदेश से चुन करके राज्यसभा चला जाता, मैं इधर आता ही क्यों। ये तो मुझे अब पता चल रहा है कि हाँ क्या परिस्थितियां हैं। और जब ये बात हुई है तो वहाँ और लोग भी थे। शर्मा जी, यहाँ पर लोगों के मन में ये भी संशय, एक तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आपने भाजपा में जाना ही था, दूसरी तरफ ये भी है कि वो हिमाचल के नहीं थे, बाहर के थे। अब इसमें क्या था? भाजपा में जाने का मन बना लिया था, उस वजह से वहां पर वोट नहीं किया, या फिर वो बाहर से थे या कुछ और चीजें थी उस वजह से वोट? देखिए, वो भी एक कारण है कि वो बाहर के थे। एक कारण ये भी है कि राम मंदिर में वो विरोधी पक्ष के वकील भी रहे हैं। दूसरा तो सुक्खू जी का जो सेस लगाया था वोटर, उसमें भी तो हिमाचल प्रदेश के विरोध में जाकर के वो केस लड़ रहे थे, और पार्टी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था। और जब उन्होंने आकर के ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मुझे तो और पार्टियों से भी ऑफर है, तो वो चीज़ फिर पक्की होती गई, मोरल डाउन होता गया। हाँ, और एक चीज़ के साथ जब एक जुड़ती गई तो अंततः ये परिणाम निकला। राम मंदिर आप भी गए, क्या तब से मूड बन गया था कि अब भाजपा में जाना है? नहीं, देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने कभी प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की। मैं कभी किसी के खिलाफ, जब तक कोई ऐसा तथ्य ना हो या कोई ऐसी बात जो खुद की समझ से लगे कि गलत हो रही है, तब तक नहीं कहता। और अगर लगे हो रही है तो फिर मैं बिल्कुल खुले मन से कह देता हूँ कि ऐसा है। तो राम मंदिर तो जाना ही था, और यहाँ पर आकर के मुझे वो चैतन्य जी भी आपके साथ निमंत्रण दे गए थे, तो चैतन्य जी भी साथ थे, हम दोनों पहुंचे वहाँ और अच्छे दर्शन किए। वो बड़ी खुशी की बात है, देश के अंदर जो है वो इतने भव्य मंदिर का, इतने बड़े का निर्माण हुआ है। हम सिर्फ मंदिर की दृष्टि से देखते हैं, हम ये नहीं देखते विश्व भर से जो भी आएगा व्यक्ति, पर्यटक, जब वो उतरेगा किसी भी एयरपोर्ट पर देश के, तो जैसे किसी भी और अन्य स्थल पर जाते हैं वो कहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पूरे विश्व में चर्चा हुई है कि मुझे अयोध्या में जाना है, तो वो आसपास के कितने 100 किलोमीटर के रेडियस की तो वहाँ इकोनॉमी बदल जाएगी। तो राम राज्य तो वहाँ आ रहा है। तो मतलब इन चीज़ों से फर्क पड़ता है, और आस्था से जुड़ा हुआ वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, उसका राजनीति से कोई मेल जोल नहीं? नहीं, राजनीति से उसका नहीं, मतलब तब तक एक मन परिवर्तन हुआ वहां पर जाकर? पता ही नहीं था अच्छा, कि मनु सिंह भी आएंगे। ओके। तब तक तो ये पता ही नहीं था कि हम 9 हो जाएंगे, नहीं तो 9 के 9 चले जाते इकट्ठे वहाँ दर्शनों के लिए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर सर आपको सीएम सुक्खू ने बागी भी कहा, दागी भी कहा, काले नाग भी कहा और सरगना भी कहा, आपको स्पेसिफिकली कि सुधीर शर्मा जी तो सरगना है, बाकियों को एक एक पेटी मिली है, एक एक अटैची मिली है, आपको 2 अटैचियाँ मिली हैं, आपने दूसरी अटैची बाद में खरीदी। किसी प्रदेश का मुखिया इतने गंभीर आरोप यदि किसी पे लगा रहा है तो क्या वो बिना तथ्यों के लगाए जा रहे हैं या किस बात पर लगाए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जनता के मन में भी कि आखिर सच कौन बोल रहा है, सुधीर शर्मा जी सच बोल रहे हैं या प्रदेश के सीएम सच बोल रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा कि इन मुख्यमंत्री को वो तथ्य सामने रख देने चाहिए। हर रोज बयानबाजी के बजाय वो तथ्य सामने क्यों नहीं रखते? और अगर तथ्य हैं फिर तो उनको मेरे खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि गंभीर मामला है। तो एफआईआर कर देते, सुधीर शर्मा को जेल भेज देते। तथ्य कोई तब होता है जब ऐसी कोई बात हुई हो। ये तो इन्होंने एक कहानी बनाई अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी के ऊपर पर्दा डालने के लिए। ये परिस्थितियां किसकी वजह से पैदा हुई? सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से पैदा हुई हैं। तो अब जब लोग उनको पूछेंगे तो जवाब क्या देना है कि तो बिक गए। और सरगना शब्द कब आया? जब हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतदान के अगले दिन क्यों नहीं आ गया कि ये सरगना है?
तो बड़ा सोचते रहे, विचार करते रहे। पहले तो उनको समझना पड़ा कि वो कैसे इकट्ठे हुए होंगे, गहन अध्ययन किया होगा। फिर पता चला कि अच्छा कौन हो सकता है, तो सुधीर शर्मा ही होगा। यही सबको बहकाता रहा होगा उस समय में। तो उनके पास इस तरह का कोई तथ्य तब होता जब ऐसा हुआ हो। वो तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि बोलने के लिए 15 महीने का अपना किया हुआ काम क्यों नहीं बताते लोगों को कि देखिए मैंने 15 महीने में ये किया है, ये लोग गलत थे। वो तो नहीं कहते हैं, वो छूटते ही कहते हैं वो कि ये तो बिक गए, सरगना सुधीर शर्मा था, मैं खुलासा करूंगा और मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो भाई आप जनता के सामने जो है वो सारी चीजें रख दो कि ये दस्तावेज हैं। और यहाँ रहे वो 4 दिन आए बीच में जब उम्मीदवार तलाश रहे थे, तो छोटा सा चुनाव क्षेत्र है, लोगों को पूछ के बुला बुला के पूछ रहे थे इसका वीक पॉइंट बताओ, मुझे कोई ना कोई वीक पॉइंट मिलना चाहिए। तो और इसके आसपास कौन लोग घूमते हैं, इसके साथ कौन रहता है, वो क्या काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है। ऐसा तो नहीं कि उनके व्यवसाय में भी इसका हिस्सा है। तो कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं, धर्मशाला में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बाहर से लोग सेटल होते हैं, तो इनके भी कागज़ ले आओ, इसमें भी इसका हिस्सा होगा। कुछ लोग हैं जिनके होटल है, यहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत है, हमारा उनके यहाँ आना जाना है, तो उनके होटल के कागज़ मंगवाए कि इसमें तो इसका नाम नहीं है। तो ये बौखलाहट है, घबराहट है। तो ऐसा है, ये ढूंढते रहे, हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, इनको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन हम निकालेंगे दस्तावेजों के साथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जो 15 महीने में हुआ है, जो सरकार कर रही है। ये तो दूसरों को भूमाफिया कहते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आऊंगा इस मुद्दे पर भी आऊंगा। बहुत बड़ा आरोप सीएम सुक्खू ने लगाया। लेकिन उससे पहले ठीक है, इस बात को हम मान लेते हैं कि बिकना ना बिकना ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। एक तरफ से अलग स्टेटमेंट है, आपकी तरफ से अलग स्टेटमेंट है, और अपना अपना पक्ष इसमें रखा जा रहा है। लेकिन नेताओं को इकट्ठा करने का सरगना को क्या वो आप हैं? आपने इकट्ठा किया सबको? मैंने इकट्ठा नहीं किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इकट्ठा किया। उन्होंने इकट्ठा किया सबको। उन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि सब इकट्ठे हो जाए। और ये बड़ा मन जिनका था, जो हिम्मत रख सकते थे दिखा करके मतदान करने की, पहला कदम उन्होंने उठाया है। डर नहीं लगा? अगर ये वोट गुप्त होता तो ये संख्या बढ़ सकती थी। तो ये काम जो किया सुक्खू जी ने किया कि इतने लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। क्यों? क्योंकि नेतृत्व की नाकामी है, कमजोरी है। नहीं तो कौन इकट्ठा होता है? वीरभद्र सिंह के विरुद्ध लोग रहते थे, कभी ऐसी घटना हुई? धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, एक ग्रुप उनके खिलाफ भी रहता था, कभी ऐसी घटना हुई? नहीं। इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा क्यों हुआ? तो ये इकट्ठा किसी ने नहीं किए, इन्होंने किए। इनकी ही मेहरबानी है, इनका बहुत बहुत आभार है। आप कह रहे हैं कि सीएम सुक्खू ने इकट्ठा किए? उन्होंने ही तो किए, नहीं तो क्यों इकट्ठे होते? कारण ही वो है। डर नहीं लगा आपको? देखिए, जब आपने वोट किया, उसके बाद आप चॉपर्स में निकल गए, फिर पूरा यहाँ से आपकी सदस्यता रद्द हुई, कि इस बीच क्या मन में चल रहा था कि अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं, जब व्यक्ति मन बना लेता है, मन पक्का करके हमने निर्णय लिया था, ईश्वर को साक्षी मान करके लिया था, उसी ईश्वर ने साथ दिया है। 34-34 जब हुए तो परिणाम जो निकला है, कोई तो शक्ति होती है ना, तो उसी के प्रभाव से वो परिणाम निकला। सुक्खू जी सच्चे हैं, इनके पक्ष में क्यों नहीं निकल गया? मनु सिंह भी जीत जाते, हमारा प्रयास विफल हो जाता। तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो घबराहट में कमजोर व्यक्ति करते हैं। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। तुमने क्या किया है, तुम वो क्यों नहीं बताते हो? आपको सीएम सुक्खू ने भूमाफिया कहा है कि सुधीर शर्मा तो तगड़े वाले भूमाफिया, और मैं बस कुछ दिनों में ही पूरा बायोडाटा रखने वाला हूँ। इवन जिस हवेली में हम बैठे हैं, ये भी लूट घसूट से बनाई गई है, लोगों की पैसों से बनाई गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये सब जानते हैं, ये 10 साल पुराना घर है, आज नहीं बना है। और मेरे पास जो संपत्ति है वो हमारी पैतृक इनहेरिटेड संपत्ति है। मैं कोई भू माफिया बनने के लिए नहीं आया हूँ धर्मशाला में, और ना ही हम ऐसे काम करते हैं। और जो करता है वो भी जनता के सामने आएगा। और उनके पास जो कागज हैं, 10 दिन का समय क्यों ले रही हो? जब आरोप लगाया उसी समय रख देते कि ये देखिए मैं लाया हूँ साथ में।
तो ये मेलफाइड इंटेंशन से व्यक्ति काम करते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ बोल देते हैं, फिर लोगों को कहते हैं इसके ऊपर कागज तैयार करो क्योंकि अब तो मैं बोल चुका हूँ। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि कुछ भी कह दो, बाद में बोलोगे हाँ हाँ पता लगा, हवा में बात करना। आपने सर हाईकमान से बात नहीं की थी, या आपने पूरा मन ही बना लिया था कि इसमें रहना ही नहीं, या हाईकमान से बात करी। हाईकमान का कुछ लेना देना है नहीं, ना हाईकमान की पकड़ थी, ना उनकी कोई सुन रहा था। तो उसी के बाद तो ऐसे हालात बने। हाईकमान सुन रहा होता, कुछ कर रहा होता, तो ऐसी परिस्थितियां जो बनती। सर मेरे एक सवाल में 3 प्रश्न हैं, मैं चाहूँगा आप बारी बारी इनका जवाब दें, क्योंकि अब जब चुनावी मैदान में आप उतरे हैं तो आपको इन चुनौतियों को पार करना ही होगा। किशन कपूर जी बड़े नाराज़ हुए जब आपको टिकट जैसे ही मिला, बड़े आहत वो हुए इस बात को लेकर के, उन्होंने बयान भी दिए। उसके बाद आपके हाथ तो मिल गए, लेकिन दिल मिल गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मिल गए हैं। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और लोग ये समझते हैं कि सिर्फ राजनीतिक रिश्ता है, वो गलत बात है। और हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, तब से रहे जब से मैं राजनीति में नहीं था। मेरे पिताजी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। मेरी माता जी यहाँ से थी, कन्यारा से, तो वो भी रिश्ता है। और उस रिश्ते के चलते उनके मधुर संबंध मुझसे थे, तब थोड़े से बिगड़े जब मैं धर्मशाला चुनाव लड़ने आया उनके विरुद्ध। तो स्वाभाविक बात है, हम आमने सामने लड़ रहे थे। कैसे मनाया आपने? तो कुछ उन्होंने कहा होगा, कुछ मैंने कहा होगा, लेकिन जब मैं आ गया भारतीय जनता पार्टी में तब भी मुझसे नाराज होकर उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं दी थी। उनकी कुछ अपनी ही पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जिला के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं, अच्छा, उनके साथ उनका थोड़ा सा जो है वो मनमुटाव रहा होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कह दी। लेकिन जब मैं मिला तो उसके बाद सब ठीक है। उनका स्वास्थ्य अब ठीक थोड़ा नहीं रह रहा है आजकल, वो अलग बात है। लेकिन उसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो नाराज हो गए या रूठ के बैठ गए हैं। आपके लिए काम कर रहे हैं वो? काम कर रहे हैं, उनके सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं। मेरा कार्यालय उनके लोग संभाल रहे हैं। अब उससे बड़ी बात और क्या होगी। ठीक है सर, आपने कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब भी रहता है और ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन एक यहाँ पर भाजपा में व्यक्ति ऐसा है जिनका करियर ही समाप्त हो गया आपके आने से। आप जान रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, विशाल नेहरिया की मैं बात कर रहा हूँ। युवा पॉलिटिशियन है, अब आप आ गए हैं तो उनके आगे तो फुल स्टॉप लग गया है। वो कैसे आपके साथ चल रहे होंगे सर? देख रहा हूँ वैसे मैं रैलीज में कि वो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो मन से आ रहे हैं? नहीं, उनका करियर मैंने खत्म नहीं किया। उनको तो पिछली बार ही पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो नौजवान है, अभी बहुत यंग है वो। तो अभी तो बहुत लंबा समय है, राजनीति में कोई पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। और वो पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति है, संगठन के व्यक्ति है शुरू से। उन्होंने जब भी जो भी निर्णय लिया है वो पार्टी के साथ रहे। उनकी सारी टीम जो है, अभी युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, दूसरे लोग हैं, सब उनके मेरे साथ हैं, काम पार्टी का कर रहे हैं। तो उससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ कि भाई इतना बड़ा मन रख के साथ चलना, अपने लोगों को चला देना। नहीं तो छोटा से चुनाव क्षेत्र में पता चल जाता है अगले दिन बिल्कुल कौन क्या कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। हमने आपके साथ वीडियोस भी देखे, काफी ठाके लगा रहे हैं आप दोनों, अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है वैसे। बिल्कुल है, पर मन से है? मन से है, मन से है। ओके, अब मेरा इसी में जो तीसरा सवाल था वो ये था कि चौधरी साहब तो नाराज हुए पड़े हैं, हालांकि भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया और अच्छा उनका भी वोट बैंक है, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी विभिन्न कम्युनिटीज़ के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो कितना डेंट आप पर डालेंगे? देखिए, उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं डेंट का। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उससे पहले निर्दलीय थे, आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं। तो अलग अलग जगह से चुनाव लड़े हैं। तो अभी उनका भी चौथा चुनाव आ गया है, फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। पिछली बार जब हम आमने सामने लड़े थे तो जिस क्षेत्र को कहा जाता था कि यहाँ से सारे वोट उनको चले जाएंगे, वहाँ से मैं लीड लेकर के निकला था। तो ये अपना अपना काम करने का तरीका, लोगों के साथ जो है तालमेल अपना अपना जिस तरह से है उस तरह से वोट पड़ेगा। और वो मेरा वोट ले जाएंगे ऐसा संभव नहीं, मैं उनका वोट ले जाऊंगा वो भी संभव नहीं है। जी
सर, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ आप है। कैसे ये जो पॉलिटिकल बिसात बिछाई गई है सरकार के द्वारा, कैसे इसको आप पार करेंगे? नहीं, इसका फायदा हो रहा है। अब जिस भी आप बूथ में चले जाएं, पंचायत में, वार्ड में चले जाएं, 50-60 लोग बाहर के आपको घूमते हुए मिलते हैं जी। तो मैं कई बार देखता हूँ हैरानी से, कौन क्यों घूम रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि ये तो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आए, क्योंकि कुछ चेहरे पहचान लेता हूँ मैं। जी। तो जब आपको कार्यकर्ता बाहर से लाना पड़ जाए पार्टी का काम चलाने के लिए, और स्थानीय लोग 1-2 ही हों उनके साथ, और बाकी 30-40 बाहर के हों, तो पता चल जाता है कि माहौल किस तरफ को चल रहा है। और बौखलाहट तो है ही सरकार के अंदर कि जितनी पुलिस सिविल ड्रेस में और वर्दी में भी धर्मशाला के अंदर लगाई गई है, किसी चुनाव क्षेत्र में नहीं है। आते जाते हर व्यक्ति को पूछते हैं। मेरे तो घर के बाहर ही तंबू लगा दिया गया है, तो और वहाँ पर बैरिकेडिंग है। आते जाते हर गाड़ी का नंबर नोट होता है, सुधीर के पास कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। शायद सुखू जी सोच रहे होंगे कि अभी भी अटैचिंग इधर से उधर जा रही हैं। तो ये इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। परसों हमारे एक कार्यकर्ता के घर में घुस के दरवाजे तोड़ के, घर में कोई नहीं था, पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जब वो वापिस आए तो मिलना तो क्या था वहाँ, लेकिन एक वो डर का माहौल पैदा करने का प्रयास है, लेकिन कोई डरने वाला है नहीं। खासतौर पर मैं तो डरने वाला हूँ ही नहीं, ये उनको पता है, इसीलिए वो मुझ पर इतना अटैक करते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों का जो है वो जवाब उनको भी देना पड़ेगा। तो थोड़े से दिन तो रह गए, अब जी 12 दिन की बात है। उसके बाद तो फिर जो होना है वो निश्चित है। जी। और मैं जब भी कहता हूँ ये, वो लोग ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, ये अपने ही भार से गिरेगी। ये जो हुआ है ये इसी के भार से हुआ है। सुधीर शर्मा करने वाला कोई नहीं, ये सब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की वजह से हुआ है। जी। आपके बिल्कुल सामने यदि प्रतिद्वंदी की हम बात करें तो वो जग्गी जी है। मेयर भी ये रहे हैं, कांग्रेस में काफ़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जमे हुए ये नेता है। आप इनको किस तरह से देखते हैं एज अ प्रतिद्वंदी, एज अ कंटेस्टेंट अपने साथ? नहीं, वो प्रतिद्वंदी मैं क्या देखूंगा, सुक्खू जी नहीं देख रहे उनको। उनके नामांकन के दिन वो जनसभा में कह गए कि इनको उम्मीदवार मत मानिए, मुझे उम्मीदवार सोचिएगा, मैं ही आपका विधायक बनूंगा, ये सोचकर वोट करिएगा। तो जब अपने ही कैंडिडेट को अंडरमाइन कांग्रेस कर रही है तो मैं उनके बारे में क्या कहूँगा। वो तो जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में था, कौन किसकी गहरी जड़ें हैं धर्मशाला में, और कौन किस पद पर रहा तो क्या किया होगा, सब जानते हैं। जी। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा में जाना नहीं चाहता। जी। फीडबैक कैसा मिल रहा है सर जनता के बीच में जाके, किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग? देखिए, मुझे विश्वास नहीं होता है, मैंने ऐसा चुनाव अपने जीवन में नहीं लड़ा। जिस तरह का माहौल और खुशी लोगों में है, पहले ही बधाई देना शुरू कर देते हैं कि सर बधाई हो, आपका निर्णय बहुत अच्छा है, हम कब से इंतजार कर रहे थे इस निर्णय का, हम आपके साथ हैं और चिंता मत करिए। तो जब ऐसा फीडबैक आने लगे लोगों से, जो कि मेरे किसी चुनाव में हुआ नहीं है पहले, तो इसका मतलब है कि उत्साह है लोगों में, और लोग मुझे जानते हैं मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, कैसे काम करता हूँ। तो जितने ये आरोप लग रहे हैं उससे भी धर्मशाला के लोग आहत हैं कि इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। क्या कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी आपके साथ है इस समय पर, या सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता? कांग्रेस के लोग जो मेरे साथ थे वो सारे मेरे साथ हैं 100%। और कुछ हैं जो पार्टी में ही हैं, उधर ही हैं, और कुछ हैं जो कभी मेरे साथ चलते ही नहीं थे, वो भी उधर हैं। तो लेकिन जो मेरे साथ थे पूरी तरह से वो मेरे साथ ही हैं, और तो उसी दिन छोड़ करके मेरे साथ आ गए थे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त है सर आप? देखिए, मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे जीवन का ऐसा चुनाव है जहाँ मैंने इतना उत्साह लोगों में कभी देखा नहीं है, और ऐसा मार्जिन होगा जो मुझे शायद पहले कभी नहीं मिला होगा जीत का। मेरा 7वां चुनाव है विधायक का ये जी। तो ऐसा मैंने माहौल देखा नहीं कभी भी अपने किसी चुनाव में जी। और इसके लिए मैं ऋणी भी हूँ धर्मशाला के लोगों का कि उन्होंने इतने बड़े निर्णय को जो कि मुझे लगता था कि शायद बहुत नाराजगी हो जाएगी, जब भी आदमी कोई कदम उठाता है तो कई चीज़ें सोचता है। मेरा यही सवाल था सर आपसे कि जब आपने ये इतना बड़ा कदम उठाया
तो आपके मन में था ये कि नाराज हो सकते हैं मुझसे लोग, पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल था, मुझे था कि भाई लोगों में नाराज़गी हो जाएगी कि क्यों आपने एकदम से ऐसा कर दिया और क्या हो गया। लेकिन हुआ उसके विपरीत। जब बधाइयाँ आने लगी, अच्छा निर्णय है, हम इंतज़ार कर रहे थे, आपको कुछ करना चाहिए था, बिल्कुल चुप बैठ गए थे, आपका व्यक्तित्व ऐसा था नहीं, आपको दबाने का प्रयास किया गया, तो लोगों के अंदर सहानुभूति भी बहुत थी कि हमारे लीडर के साथ गलत। खुद को आप हेल्पलेस महसूस करते थे उस समय पर? देखिए, खुद को मैं अपने लिए तो हेल्पलेस महसूस नहीं करता था, लेकिन जब लोग अपने जो काम लेकर के आते थे या कोई दिक्कत लेकर के आते थे, उस समय ऐसा लगता था कि मुझे पिछला ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इससे तो अच्छा था मैं घर पर ही रहता और मैं चुनाव ही ना जीतता, तो ये परिस्थितियां ना पैदा होती, तो ऐसा महसूस होता था। ओके, अंतिम प्रश्न है सर मेरा, धर्मशाला की जनता को आपका क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं धर्मशाला की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव क्यों आया है। ये धर्मशाला के मान सम्मान और विकास की लड़ाई है जिसको मैं लड़ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत काम कोई नहीं, ना इस सरकार के साथ था, ना पिछली सरकारों के साथ कभी रहा है। तो मैं तो सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है, जो धर्मशाला है, ये आगे बढ़े और इसको हम इस तरह से विकसित करें कि इसको संसार देखे। और मेरा शौक है ये काम करना और लीड से हट के ऐसा विकास करना कि जिसको देखें लोग, उसकी मिसाल दें। तो उसमें मैं सबका आपका साथ चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ, और मैं से मेरे इस निर्णय में मेरे साथ चलें, ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर शर्मा जी, जो कि अभी चुनावी मैदान में हैं, और 1 तारीख को वोट पड़ेगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, कौन विजय हासिल करता है। फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। फॉर टू नेक्स्ट बोरिंग, इस खास इंटरव्यू पर साथ दिया मिलन राजपूत ने, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और साथ ही राजेश ने। धन्यवाद।